हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ है, मृदा का एक सामान्य परिचय के तौर पर मृदा कैसे बनती है, उसके कौन कौन से घटक हैं, मृदा का जो सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना कब हुई। तो इस तरह करके हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न वहाँ से समझे हुए हैं और ये कैसा संसाधन है ये भी जाने हैं। अब आज से हम लोग मध्य प्रदेश की सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं स्पेसिफिक तौर पर। अभी इससे पहले हम लोगों ने एक सामान्य नॉलेज लिया था मृदा के विषय में। जैसा कि हमने बताया है कि यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सॉइल से प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले ईयर में भी प्रश्न पूछे गए हैं, नेक्स्ट ईयर में भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस आधार पर आप इस क्लास को मिस ना करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और स्पेशली आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की सॉइल, है ना, सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश की मृदा। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि मध्य प्रदेश आखिरकार मृदा कितने प्रकार की है। तो मध्य प्रदेश में पांच प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। ठीक, 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं और वो 5 टाइप जो है तो हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर 5 टाइप्स कौन कौन सी हैं। फिर इनको हम लोग मैप के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर स्पेसिफिक एक एक मृदा के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो ताकि हम लोगों को समझ में आए कि आखिरकार कैसे क्या है एक एक मृदा के बारे में। तो आप लोग भी ग्राफ बनाते चलेंगे मृदाओं का, ताकि आपको ये चीज़ें समझ आती रहें एक एक करके। तो पहली लिखें काली मृदा, काली मृदा। सेकंड लिखें जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। थर्ड लिखें लाल एंड पीली मृदा, लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा। फोर्थ लिखें लेटेराइट मृदा, लेटेराइट, लेटेराइट मृदा। और नेक्स्ट लिखें मिश्रित मृदा, मिश्रित मृदा। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि मध्य प्रदेश में मृदा कितनी प्रकार की होती हैं। ये प्री के टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इनको पहले हम लोग एक मैप बना लेते हैं और मैप के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये मृदाएं कहाँ कहाँ हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि एक रफ आइडिया टाइप में मैप बनाना आना चाहिए, है ना, क्योंकि मैप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये हमने आप लोगों को पहले भी बताया था। ठीक, तो मैप कुछ ऐसा बना लेंगे आप लोग। ये मध्य प्रदेश हुआ। अब इस मध्य प्रदेश में ग्राफ्टिंग करके कहाँ कहाँ कौन कौन सी मृदाएं हैं। और पिछली क्लासों को आप लोगों ने, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पिछली जो हमारी क्लासेस हैं उनको आपने देखा होगा। अब जैसे हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इससे आपको ये पता होता चले कि आखिरकार ये कौन से क्षेत्र हैं। अब यहाँ हम आपको एक एक ज़िला डिक्टेट नहीं करते रहेंगे, इतना मैं समझ के चलता हूँ कि आप लोग पिछली क्लासों को देखे हुए हैं, उनके आधार पर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। ओके, तो ये मैं मान के चलता हूँ। तो ऐसे जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं उसी तरह आप लोग भी ड्रॉ करते चलें। राइट, अभी इन क्षेत्रों को तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो अब नाम लिखें कहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है। तो लाल, नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमें इतनी बार बार लिखना ना पड़े, है ना। तो जैसा कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड 5th।
राइट। अब इन नामों को हम लोग लिख लेते हैं। नंबर 2, नंबर 3 एंड यहाँ से एक ये ड्रॉ करेंगे, नंबर 4। और ये जो सारी कंडीशंस आपको मिलेंगी इधर, ये पूरी काली मृदा का ही रूप है। अब ये जो मिश्रित मृदा हमने लिखी है, तो मिश्रित मृदा आपको इस वाले टाइप में मिलेगी, क्योंकि यहाँ लाल भी मिल जाएगी, काली भी मिल जाएगी, पीली भी मिल जाएगी। तो ये 5 नंबर की, और ये जो है तो पूरा 1 नंबर है। ठीक, 1 नंबर यहाँ भी है, 1 नंबर यहाँ भी है, 1 नंबर यहाँ भी है। तो इसको बताएंगे कि आखिर ये कैसे है, क्योंकि काली मृदा 3 टाइप की यहाँ पाई गई। अगर उस 3 टाइप की बात करें तो इसको हम यहीं डिक्टेट कर दें, ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी रहेगी इस मैप के माध्यम से, है ना। तो जैसे ये काली मृदा है, यह काली मृदा 3 टाइप में टूटी हुई है। ठीक, तो 3 टाइप में इनको कर देते हैं नंबरिंग से A, B एंड C। तो पहली मृदा है साधारण काली मृदा। फिर इनके बारे में समझते हैं। साधारण काली मृदा फर्स्ट नंबर। बी नंबर है कछारी काली मृदा। ठीक, कछारी काली मृदा, कछारी काली मृदा। और सी नंबर है छिछली काली मृदा, छिछली काली मृदा। तो इनका अब एक एक करके नंबरिंग कर दें अगर, तो ये है नंबर A साधारण काली मृदा। ठीक, और नंबर B ये है कछारी मृदा, और C है ये छिछली मृदा। तो इस तरह करके आपको पता चला कि आखिर ये 3 टाइप की मृदाएं कैसे यहाँ डिक्टेट हो रही है ना। तो इतना तो आपने समझ लिया मृदाओं का कि कहाँ किस क्षेत्र में कौन कौन सी मृदाएं मध्य प्रदेश में हैं। अब इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर किस तरह की मृदा कहाँ पाई जाती है। इतना अब मैं मान के चलता हूँ, राइट। अब एक एक मृदा को हम लोग स्पेसिफिक तौर पर इनका अध्ययन करते हैं। इसमें याद रखना, यहीं से मृदा एक बार पूछा था बुंदेलखंड से, इसको भी लिख देते हैं। यहाँ कैसी मृदा पाई जाएगी, जो मिश्रित मृदा है। तो यहाँ आपको लाल भी मिलेगी, यहाँ आपको काली भी मिलेगी, यहाँ आपको पीली भी मिलेगी। इस तरह करके मृदाओं के रूप मिलेंगे। तो ये छिछली मृदा, ये मिश्रित मृदा के तौर पर आती है। ठीक, याद रखना इन बातों को, क्योंकि अभी हम जैसे मृदा की इंटरनल जो तो अंदर नहीं गए, पर ये इतनी पॉइंट आपको ये याद होने चाहिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं काली मृदा के बारे में। काली मृदा हमारा यह पहला टॉपिक, काली मृदा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि काली मृदा बहुत सारे क्षेत्रों में फैली हुई है। नर्मदा वाले क्षेत्र में भी है, सतपुड़ा वाले क्षेत्र में भी है, और मालवा वाले क्षेत्र में भी है। तो इसका मतलब है कि यह मृदा मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा क्षेत्र को कवर्ड करती है, पहली पॉइंट। तो यह लगभग मध्य प्रदेश का 47% क्षेत्र कवर्ड करती है काली मृदा। यानी कि सबसे ज़्यादा मृदा पाई जाने वाली मध्य प्रदेश में कौन सी मृदा है, काली मृदा। तो अगर प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में निम्न में से सबसे अधिक मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, लैटेराइट मृदा, काली मृदा, इस तरह करके, तो आपको काली मृदा को टिक करना, पहला ऑप्शन। अब यह मृदा का सबसे ज़्यादा फीचर हम लोग ये समझते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसके निर्माण का फीचर समझना बहुत ज़रूरी होता है, निर्माण, कि ये मृदा आखिरकार बनी कैसे। तो इस मृदा का जो रूप है, यह पहली बात तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें। ये बेसाल्ट चट्टान से बनी है, बेसाल्ट चट्टान से। बेसाल्ट चट्टान जो है
तो यह बनती है आग्नेय से। किस रॉक से? यह आग्नेय से बनती है, आग्नेय रॉक से। अब आग्नेय रॉक से कैसे बनती है, तो इस चीज को समझने के लिए आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जब ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी वॉल्केनो, तो इस वॉल्केनो से बाहर जब निकलता है मैग्मा, तो ये लावा का रूप लेता है। तो आंतरिक जो रॉक होंगी, आंतरिक चट्टान जो बनेगी इस मैग्मा से बनने पर, लावा से, तो वह बनेगी ग्रेनाइट की, ग्रेनाइट रॉक्स। और बाह्य जो रॉक्स हो जाएंगी, बाह्य, वही बनेगी बेसाल्ट। ठीक, तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आग्नेय चट्टान से संबंधित मृदा कौन सी है, तो काली मृदा है। ये बात भी आपको याद रखना है। तो यहां से इस बेसाल्ट रॉक से बनती है ये। अब ये बेसाल्ट रॉक से कैसे बनती है? इस मृदा में, इस रॉक में रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब यह रासायनिक परिवर्तन कैसे? अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है, अपक्षय और अपर्दन। अब याद करें कि पहली क्लास में हमने बताया था कि एक सॉइल को बनने के लिए कितना लंबा प्रोसेस होता है। मूल चट्टान को हमने बताया था कि जो पेरेंट रॉक्स है वो कैसे टूटती हैं, किन किन रूपों में टूटती हैं, कैसे वो बोल्डर होती हैं, फिर कैसे वो ग्रेवल बनती हैं, फिर कैसे वो सैंड बनती है। तो इस तरह करके हमने एक चरण बताया था कि ये एक एक क्रम से कैसे ये रॉक्स परिवर्तित होती जाती हैं। तो इस चीज को आप पिछली क्लास को देख लेंगे। अब इस अपक्षय अपर्दन के कारण और इसमें रासायनिक क्रिया के कारण यह मृदा आखिरकार बनती है काली मृदा, काली मृदा। अब यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी मृदा के रूप में भारत के तहत अगर हम पढ़ते हैं, जब भारत के अंदर, तो दक्कन का पठार जो है पूरा इसी रॉक से ढका हुआ। यहाँ जो है तो दक्कन ट्रैप जो बने हुए हैं वो इसी से, इसी काली मृदा से हैं। तो इस तरह करके ये काली मृदा बनी। इसका इतिहास जो है तो पुराना है। जब हम लोग प्रायद्वीपीय निर्माण को पढ़ाते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार कैसे बना, तो उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू के संबंध में हम लोग बताते हैं कि कैसे गोंडवाना लैंड से टूटता है, रियूनियन हॉटस्पॉट से गुजरता है और आगे की तरफ बढ़ता है, उसमें कैसा लावा उद्गार होता है और धीरे धीरे कैसे इसमें ये चीज़ें आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ समझते हैं। तो इन बातों को आपको याद रखना है कि इस तरह करके ये क्रियाओं से इस मृदा का निर्माण हुआ। अब इस मृदा में ये जो 3 प्रकार के हमने टाइप्स बताए कि साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली, तो इन मृदाओं का कैसे संबंध है? तो ये मृदाएं ह्यूमस के आधार पर इनमें परिवर्तन होता है रूपों में। तो अब आप समझें कि इस मृदा को तो पहले आपने समझा कि ऐसे करके ये मृदा बनी। ठीक, अब ये धीरे धीरे लावा ठंडा वंडा हुआ, सब कुछ दुनिया भर का। अब आप समझें इसको। अब इसके बहुत ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं अप्रचलित नाम पर, जिन्हें हम लिखें अन्य नाम। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको यहीं से मिलते हैं इस मृदा में, इसके नाम को लेके। तो आप इसके नाम लिखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेगोर। रेगोर नाम पूछ लिया जाता है। रेगोर मृदा किसे कहते हैं? कपासी मृदा। ठीक, स्वजोत मृदा। ठीक, जो कि अपने से टूट फूट जाती है, तो स्वजोत मृदा। इसी को बोलते हैं लावा मृदा। इसी को बोलते हैं चेरनोजम मृदा। ठीक, चेरनोजम मृदा। ये आपको नाम जरूर याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं नामों से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भारी मृदा, भारी मृदा एवं इसी को बोलते हैं कन्हर मृदा।
कन्हार मृदा। इतनी बातें आपको याद रखनी है, इसे बहुत ही ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट समझ के चलें कि ये अन्य नाम जो हैं, ये अन्य नाम आपको याद ही होने चाहिए, इनमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसे आपको याद ही रखना है क्योंकि ये प्रश्न है अपने आप में, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अब यह जो मृदा है, इस मृदा के बारे में कुछ चीज़ें समझें। तो इसमें जो तत्व हैं, क्या तत्व, आखिर कौन से तत्व हैं जिनके इसमें प्रधानता है और ऐसे कौन से तत्व हैं जो इस मृदा में नहीं पाए जाते, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट होते हैं। दूसरा, क्योंकि इन्हीं तत्वों के आधार पर ही किसी मृदा को ये समझ आता है कि इसमें कैसी कृषि हो रही होगी। तो अगर इस मृदा की बात करें हम, इसमें तत्वों की, तो इसमें क्षारीय तत्वों की प्रधानता होती, क्षारीय तत्वों की प्रधानता। अब अगर किसी ने पिछली क्लास को देखा होगा तो उसे आखिरकार समझ आ जाएगा कि क्षारीय तत्व कौन से होते हैं, ठीक। है ना। तो ये आपको बहुत ज़्यादा पिछली क्लास में आपको देखना होगा कि उनके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आखिरकार इनमें कौन कौन से तत्वों की प्रधानता होती है, क्योंकि यहीं से आपको हमने पहले ही इसीलिए समझाया था इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक, ताकि आपको दिक्कतें ना हों। अब ये 3 तत्व आपको इसमें मिलेंगे जो क्षारीय तत्व, मतलब कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो ये 3 तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये 3 तत्व मिलेंगे जिन्हें हमने बताया था कि ये जल के कारण ऊपर नीचे शिफ्ट होते रहते हैं क्योंकि ये घुलनशील पदार्थ है। तो इनको याद रखना कि ये तत्व भारी मात्रा में होंगे। ऐसे ही लोहा होगा इसमें, और लिखें इसमें आयरन भी होगा, एल्युमिनियम भी होगा, ठीक, चूना भी होगा। तो इस तरह करके ये सारी चीज़ें, सारी तत्व इसमें पाए जाएंगे। लेकिन इनमें अभाव किस चीज़ का होगा, अभाव किस तत्व का पाया जाएगा, तो वह है जैविक पदार्थ, ठीक। आपको इसमें जैविक पदार्थों की ज़्यादा प्रधानता नहीं मिलेगी। ऐसे ही आपको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा और इसमें फास्फोरस नहीं मिलेगा, ठीक। तो इन बातों को याद रखना है कि इन तत्वों की कमी इसमें पाई जाएगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात कि इस मृदा को जो रंग है, इसमें जो काला रंग है, तो काला रंग आखिरकार कैसे मिला, तो काला रंग का प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारण ये आपको समझना है। इसमें आयरन की प्रधानता होती, किसकी, आयरन की प्रधानता। एक तो सामान्यतः बात ये होता है। दूसरी बात, क्योंकि ये बेसाल्टिक रॉक्स है, दूसरी बात इस रॉक्स में एक प्रकार का तत्व उपस्थित होता है जिसे बोलते हैं टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ठीक। तो आप लिखें टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ठीक, मैग्नेटाइट। यह एक तत्व होता है जिसकी उपस्थिति होती है, उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, काला होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, इसे भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि ये क्या है कि ये सब अपने आप में प्रश्न है जिन्हें आपको याद रखने हैं। तो ये चीज़ें आपको पता चली कि इतनी इतनी चीज़ें इसमें पाई जाती।
दूसरी बात कि हमने कहा कि इसमें जो कृषि की जाती है वो कृषि सबसे ज़्यादा कपास की कृषि होती है इसमें। ठीक, तो कृषि की अगर हम बात करें कि कौन सी कृषि इस मृदा में की जाती है, तो एक तो कपास की कृषि की जाती है, दूसरी सोयाबीन भी है, मूंगफली भी है और गेहूं भी है। तो लिखें आप कृषि। तो कपास की कृषि मुख्य होता है, सोयाबीन, मूंगफली और गेहूं, है ना, इत्यादि। अब एक बात और, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसे गेहूं की डलिया किसने कहा। ठीक, ये बातें आपको बतानी। अब नेक्स्ट आप ये समझें कि हमने कहा कि इस मृदा को 3 रूपों में विभाजित किया गया था। अब ये जो 3 रूप हैं ये कौन कौन से क्षेत्र में हैं, आप इसको लिख लें कि ये तीनों रूप, ताकि आपको ये पता चले। तो 3 क्षेत्र हमने मैप में भी समझा दिया है और एक बार लिख भी दें ताकि आपको समस्या ना रहे। तो साधारण काली मृदा, साधारण काली मृदा यह आपकी पाई जाएगी मालवा पठार में, मालवा पठार। सेकंड, गहरी काली मृदा, यह पाई जाएगी नर्मदा घाटी में। और थर्ड लिखें आप छिछली काली मृदा, छिछली काली मृदा, छिछली काली मृदा, यह मृदा आपको पाई जाएगी सतपुड़ा क्षेत्र में, सतपुड़ा क्षेत्र में। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर जल्द मिलते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखें इस मृदा के बारे में। अच्छा, एक पॉइंट और, इसका गुण, इसका गुण क्या है कि इस मृदा में अगर थोड़ी भी पानी आ जाए, पानी की मात्रा होगी तो यह नमी होगी, यानी कि चिपचिपी हो जाती है, पानी से चिपचिपी मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक बात याद रखना है। दूसरी बात, यही पानी की अगर कमी हो जाए, कमी हो जाए तो यह दरारी हो जाती है, दरारी मृदा में परिवर्तित होने लगती है, यानी कि टूट फूट सी जाती है यह मृदा। सूखने पर इसमें दरारी संरचनाएं आ जाती हैं, पानी की जैसे कमी होती है और यह जैसे सूखने लगती है। इसी वजह से इसे कहा गया था इस तरह। और तीसरी बात कि जल धारण, जल धारण करने की अधिक क्षमता होती है इसमें, जल धारण करने की अधिक क्षमता, ठीक, अधिक क्षमता होती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में आप ये बताएं कि आपकी क्लासेस कैसी लगती हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टेक केयर, जय हिंद।